हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है, इफ्को एचडी की जो क्लासेस हैं वो इस चैनल पे हो रही है। 2 क्लासेस हो चुकी है। आज का ये हमारा थर्ड जो लेक्चर है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर है, उसमें जो हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी उससे रिलेटेड। तो वो हमने हाफ कर ली थी और हाफ रह गई थी। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये इफ्को एसीटी डब्ल्यू एएफओ और जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देन वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। देन बात करते हैं टॉपिक सेकंड में, जो कि हमने पहले कर लिया था। 1 सेकेंड, हाफ टॉपिक हमने कर लिया था। नेक्स्ट बात है जीरो टिलेज की। जीरो टिलेज किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। हम एमसीक्यूज भी करेंगे साथ में कि क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा। तो जैसे कि आपसे पूछ सकता है फादर ऑफ जीरो टिलेज, जो कि पूछा गया है बहुत बार एग्जामिनेशन में कि फादर ऑफ जीरो टिलेज यानी कि जीरो टिलेज है उसके पिता कौन है। अब देखो फादर ऑफ जीरो टिलेज का क्या मीनिंग है। कोई भी टर्मिनोलॉजी है, कोई भी चीज है, उसे सबसे पहले किसी न किसी साइंटिस्ट ने, किसी न किसी इंसान ने क्या किया है, डिस्कवर किया है। ठीक है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि फादर, यही इसका फादर है। मींस इसी ने क्या किया है, इस चीज को सबसे पहले डिस्कवर किया या फिर सबसे पहले सबको बताया कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। तो जीरो टिलेज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? जो ग्लबलर बी ट्रिपलेट थे, यानी जिन्हें हम जीबी ट्रिपलेट बोलते हैं, उन्होंने ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। इन्होंने कब बताया? 1950 में। ठीक है, फादर ऑफ जीरो टिलेज किसे कहते हैं? ग्लबलर बी ट्रिपलेट को, जो कि यूएसए से थे। 1950 में इन्होंने किसके बारे में बताया? जीरो टिलेज के बारे में बताया। ओके, और उसके बाद में है प्राइमरी टिलेज। जीरो टिलेज में होता क्या है? देखो, जीरो टिलेज का मीन्स बिल्कुल भी टिलेज नहीं की जाती। अब देखो, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि टिलेज क्या होता है। व्हाट इज अ टिलेज? ठीक है, तो टिलेज क्या होता है? आपके पास ये क्या है? ये एक लैंड है। ठीक है, ये आपके पास जमीन है। इस पे क्या करेंगे? आपको कुछ भी ग्रो करना है, कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है। ओके, मान लो आपको गेहूं ग्रो करना है, व्हीट ग्रो करना है, राइस ग्रो करनी है, या फिर आपको कोई भी बाग लगाना है जैसे कि किन्नों का, लीची का, कुछ भी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? फील्ड को पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, ये तो है नहीं कि खाली जमीन पड़ी और आपने वहां पे डायरेक्ट क्या कर दिया? ग्रो कर दिया। उसके लिए हम क्या करेंगे? भूमि को पहले क्या करेंगे? पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। ओके, प्लाव का यूज किया जाता है और हैरो का यूज करके, यानी कि इन सब चीजों का, इन सब इम्प्लीमेंट्स का यूज करके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का यूज करके क्या करते हैं? जमीन को इस लायक बनाते हैं, उसे फाइन बनाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें कि हमारी वो क्रॉप जो हम यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं वो इजीली क्या हो? अपना डेवलपमेंट कर सके, इजीली क्या हो? यहाँ पे ग्रो हो सके। ओके, तो इस लैंड को हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना है ताकि वो उस क्रॉप के लिए क्या हो? पूरी तरह से सुटेबल हो। ओके, तो हमें इसे क्या करना है? उसके लायक बनाना है। तो इसलिए क्या है? प्राइमरी कितने पर जो टिलेज है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। ओके, हम बड़ी बड़ी आइडिया यानी कि बड़े बड़े आइडियाज के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वैसे टिलेज का टॉपिक जो है मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप दे सकते हो। ओके, तो टिलेज के बारे में बताऊं तो 2 टाइप्स की होती है, जो कि कौन कौन सी है? ये प्री टिलेज की टाइप है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो प्री टिलेज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी प्राइमरी टिलेज। कौन सी? प्राइमरी टिलेज। और दूसरी कौन सी होती है? सेकेंडरी टिलेज। देखो, प्राइमरी टिलेज में मेनली किसका यूज किया जाता है? प्लाव का, यानी कि जो हैवी इंप्लीमेंट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। बिकॉज वाई हैवी का क्यों यूज करते हैं? देखो, ये आपके पास जो लैंड है बिल्कुल खाली पड़ी है। ओके, तो ये इसकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी? बहुत ज्यादा हार्ड हो गई होगी। तो उस हार्ड सरफेस पेन को तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? इन जो हैवी इंप्लीमेंट्स इनका यूज करना पड़ेगा, हमें प्लाव का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो प्राइमरी टिलेज में क्या है? प्लाव का यूज किया जाता है। सेकेंडरी टिलेज में क्या होता है कि प्राइमरी टिलेज से जब हम मिट्टी को थोड़ा फाइन बना देते हैं, उसके बाद प्राइमरी टिलेज के बाद में क्या किया जाता है? सेकेंडरी टिलेज की जाती है। और सेकेंडरी टिलेज में क्या किया जाता है? सीड बेड प्रिपरेशन किया जाता है। सीड बेड प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि प्राइमरी टिलेज में हमने जितना सॉइल को जितना फाइन कर दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सीड जो हम ग्रो करेंगे, जैसे कि हमें व्हीट ग्रो करना है। ठीक है, तो वीट के जो बीज हैं उन्हें ग्रो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा? सीड बेड बनाना होगा, अलग अलग क्यारियां बनानी होंगी। तो उन सीड बेड की प्रिपरेशन
के लिए जो जो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करने पड़ेंगे, जो जो वर्क हमें करना पड़ेगा, वो सब किसके अंडर में आता है, सेकेंडरी डिलेज के। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी डिलेज के अंदर क्या किया जाता है, हैरों का यूज किया जाता है। ओके, किसका यूज किया जाता है, हैरों का यूज किया जाता है। तो सेकेंडरी डिलेज हो गया आपका। प्राइमरी डिलेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसका टॉपिक जब होगा ना डिलेज, तभी आप उस टॉपिक में देख सकते हो, वरना आपको फिर से क्लास दे दी जाएगी डिलेज पे, तब देख सकते हो। ये मैंने आपको जीरो डिलेज में आया तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसे ही टर्म को पढ़ के छोड़ने का कोई मतलब नहीं है जब आपको यही नहीं पता कि डिलेज क्या है। ओके, तो जीरो डिलेज के बारे में हम बात करते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जीरो डिलेज मतलब इसमें कोई डिलेज नहीं की जाती। क्रॉप को क्या किया जाता है, डायरेक्ट ग्रो किया जाता है फील्ड के अंदर। तो ये देखो बोल रहा है प्राइमरी डिलेज कंप्लीटली अवॉइड, यानी कि इसमें प्राइमरी डिलेज को किया ही नहीं जाता। प्राइमरी डिलेज क्या है, की ही नहीं जाती। ये जो आपके पास एक फील्ड था, ठीक है, आपने यहाँ पे कोई क्रॉप ग्रो कर रखी थी, आपने क्या कर दिया, उस क्रॉप को क्या कर दिया, उस क्रॉप की कटाई कर दी। ओके, तो कटाई करते आपको पता होगा यहाँ पे क्या कर रह जाते हैं, इसके कुछ रिड्यूस रह जाते हैं, कुछ अवशेष रह जाते हैं, ठीक है, रेजिड्यू, सॉरी, जो रह जाते हैं। तो जो रेजिड्यू यहाँ पे रह जाते हैं वो क्या होंगे, जो मतलब हम कोई भी प्रकार की प्राइमरी डिलेज नहीं कर रहे, तो ये जो पैन होगी, जो सरफेस होगी, ऊपर की जो सतह होगी मिट्टी की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। और यहाँ पे जो बाकी का अवशेष जो बचा रह गया लास्ट ईयर की क्रॉप का, वो क्या होगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। तो ये बोल रहा है कि आपको ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहने देना है, उसे सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना बिल्कुल भी। और क्या करेंगे आप, डायरेक्ट दूसरी जो आपकी फसल है जो आपको ग्रो करनी है, यहाँ पे इस फील्ड में आप क्या कर दोगे, ग्रो कर दोगे। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो डिलेज। जीरो डिलेज में क्या करते हैं हम, प्राइमरी डिलेज बिल्कुल भी नहीं करते। और सेकेंडरी डिलेज करते हैं तो सीड बेड प्रिपरेशन के टाइम में करते हैं, वो भी कहाँ पे, ओनली रो जोन के अंदर, ठीक है। रो जोन का क्या मतलब है, रो जोन का मीन्स है, देखो ये आपका फील्ड है, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्रॉप की कटाई के बाद आप क्या करोगे, सेकंड क्रॉप जो आपको ग्रो करनी है आप ग्रो कर दोगे। तो देखो जब आप ग्रो करोगे तो उससे क्या, ये ऐसे तो है नहीं कि आप हाथ से ग्रो कर दोगे, सरफेस जो है बहुत ज्यादा हार्ड होगी, तो ट्रैक्टर और जो आपकी सीड ड्रिल है उसकी हेल्प से क्या करोगे, आप सीड को ग्रो करोगे। तो सीड ड्रिल से जब ग्रो करोगे तो उस टाइम क्या होगा, एक इस टाइप से क्या बनेगी, रो बनेगी। ओके, और उसके अंदर क्या होगा, जो सीड है उनको डाला जाता है, या फर्टिलाइजर अगर आपको सीड के साथ डालने हैं तो वो भी आप इजीली डाल सकते हो। तो सेकेंडरी डिलेज के अंदर यही तो किया जाता है, सीड प्रिपेयर, सीड बेड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि सीड की बुवाई की जाती है। ओके सॉरी, सीड बेड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बुआई की जाती है। तो बुआई करेंगे तो क्या होगा, जो रो जो होगी उसे क्या करेंगे, ये यहाँ से जब सीड ड्रिल का आप यूज करोगे तो क्या होगा, यहाँ से सरफेस को क्या होगा, जो सरफेस के ऊपर की मिट्टी है उसको साइड कर देगा और बीज को क्या करेगा, इसके अंदर सोइंग कर देगा। तो नेक्स्ट है कि जीरो डिलेज के अंदर कितना परसेंट जो रेजिड्यू है वो क्या होता है, सोइल सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। सोइल सरफेस के ऊपर रेजिड्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो अभी आप हमें क्रॉप ग्रो करनी है ना, उससे पहले जो क्रॉप हमारे फील्ड में थी, जिसे हमने काटा है, जिसकी हमने कटिंग की है, तो ये बोल रहा है कि उसका 50 से 100% यानी कि पूरा का पूरा ही क्या होता है, जो रेजिड्यू होता है वो क्या होता है, यहीं पे पड़ा रहता है। क्योंकि हमने तो कोई डिलेज करी ही नहीं ना, हमने तो डायरेक्ट नया जो बीज था हमने डायरेक्ट ग्रो कर दिया, बिना सोइल को डिस्टर्ब किए, बिना कोई भी टाइप की डिलेज किए। ओके, तो पूरा का पूरा जो रेजिड्यू है, जो अवशेष है, वो कहाँ पे होगा, मिट्टी पे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, बिफोर सोइंग हर्बिसाइड, पैराक्वांट, ग्लाइफोसेट आर यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल। आप बोलोगे कि ऐसा होता है जैसे हमने फर्स्ट क्रॉप को, जो हमारी क्रॉप थी फील्ड के अंदर, यहाँ पे हमारी जो पहली क्रॉप थी मैंने आपको बताया, उसे हमने कट कर लिया, तो अब यहाँ पे कुछ खरपतवार भी तो होंगे, कुछ वीड्स भी तो होंगे। तो जो कुछ वीड होंगे ना, वीड क्या होता है, ऐसे प्लांट जिनको हम ग्रो नहीं करते, खुद से ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि मान लो लास्ट टाइम आपने किसकी क्रॉप ग्रो कर रखी थी, कपास की। ओके, आपने कपास को फील्ड से निकाल दिया, तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ वीड जो होंगे वो रह जाएंगे, और अभी हमें क्या ग्रो करनी है, गेहूं यहाँ पे इसी खेत में उगानी है। तो जो खरपतवार है, खरपतवार क्या होंगे, लास्ट टाइम जो हमने कपास ग्रो करी थी उसमें मान लो कि अगर सरसों का प्लांट भी एक आधा था ना, तो वो भी आपके लिए खरपतवार ही है। ओके, कृष्णनील हुआ, खरपतवार जो खरबथुआ हुआ, बथुआ हुआ, ये सब क्या है आपके, हिरणखुरी हुआ, ये सब क्या है, खरपतवार, यानी कि जिन्हें हम नहीं उगाते और जो प्लांट अपने आप से उग जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। तो अभी उन्हें भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी जो फसल है उसके साथ कंपटीशन करेंगे हर एक चीज के लिए। अब हम फील्ड के अंदर पानी दे रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पानी में से वो भी यूज करेंगे अपने लाइफ साइकिल के लिए, तो हमारी फसल को क्या प्रॉपरली पानी नहीं मिल पाएगा।
और न्यूट्रेंट है सॉइल के अंदर, तो न्यूट्रेंट भी वो सॉइल से लेंगे अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। तो क्रॉप के लिए उनकी अवेलेबिलिटी जो है न्यूट्रेंट्स की वो भी कम हो जाएगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वीट को भी निकाल देते हैं। तो अब आप बोलोगे आपने तो बोला कि टिलेज तो करनी ही नहीं है, तो फिर वीट कैसे निकलेंगे? वीट निकालने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। कौन से केमिकल्स का, ये याद रखने पूछा जाता है। जीरो टिलेज में कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है वीट कंट्रोल के लिए? तो कौन से हर्बिसाइड है, याद रखना, पैराक्वांट और ग्लाइफोसेट। ठीक है, कौन से? पैराक्वांट और ग्लाइफोसेट जो है आपकी, इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है वीट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है टिल प्लांटिंग इज अडॉप्टेड। इसमें क्या किया जाता है, जीरो टिलेज के अंदर टिल प्लांटिंग अडॉप्ट की जाती है। अब टिल प्लांटिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रैक्टिस इन जीरो टिलेज इंक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो नीचे चार हमारे ऑपरेशंस दिए गए हैं, यानी कि ये जो 4 टाइप्स हैं, ये सभी क्या है इसमें फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, इन 4 टाइप्स को, और टिल प्लांटिंग जो है की जाती है। सॉरी। अब देखो टिल प्लांटिंग में किया क्या जाता है। टिल प्लांटिंग का मीनिंग क्या होता है, टिल प्लांटिंग में ये बोल रहा है कि हमें कोई भी टिलेज नहीं करनी, हम क्या करेंगे, क्लीनिंग द क्रॉप रो। क्रॉप की जो रो है, ये देखो ये जो रो है जिसमें हमें क्रॉप को ग्रो करना है, उसे क्या करना है, क्लीन करेंगे हम। ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्ट, सीड को डालने के लिए, सीड को सोन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सॉइल है उसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। सॉइल को क्या करेंगे, सॉइल बहुत हार्ड हो चुकी होगी, उसे क्या करेंगे, सीड जो आपकी सीड ड्रिल इंप्लीमेंट है उससे क्या करेंगे, हम इसे जो हमारी सॉइल है इसे क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, प्लेसिंग ऑफ सीड, सीड को उसके अंदर डाल देंगे। और फिर कवर ऑफ सीड, यानी कि सीड को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ओके, दीज फंक्शंस आर अकॉम्प्लिश्ड इन वन टिलेज ऑपरेशन। समझ आ गया टिल प्लांटिंग क्या है? टिल प्लांटिंग में हम क्या करेंगे, रो को क्लीन किया जाता है और सॉइल को ओपन कर दिया जाता है, और फिर सीड को डाल के और सीड को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये 4 जो है ये सब इसके अंदर टिल प्लांटिंग के अंदर इन ऑपरेशंस को क्या फॉलो किया जाता है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम टिलेज की। सॉरी, मिनिमम टिलेज क्या है, कैन बी डिफाइंड एज ए मेथड एम एट रिड्यूसिंग टिलेज टू द मिनिमम नेसेसिटी फॉर इंश्योरिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मिनिमम टिलेज कब, यानी कि क्वेश्चन अगर मिनिमम टिलेज से बनता है तो आपसे ये पूछा जाता है मिनिमम टिलेज की क्यों जरूरत पड़ी। कोई भी चीज है, ठीक है, हमने उसे किया, उसके लिए या तो क्या हुआ है, किसी ने उसे खुद से डिस्कवर किया है, या फिर ऐसी सिचुएशन हुई है कि उसे ऐसा करना पड़ा कि उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर दिया जो कि उस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। ओके, देन मिनिमम टिलेज में क्या हुआ कि यूएसए के अंदर, ये देखो आपको दे रखा है, यूएसए में जो ऑयल है ना, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके थे। कब? 1974 के अंदर। और किस वजह से? टिलेज की हाई कॉस्ट की वजह से। टिलेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और इतना वहां पे प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, और ऑयल की जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, मिनिमम टिलेज को क्या किया, अडॉप्ट किया, मिनिमम टिलेज को यूज किया। मिनिमम टिलेज का क्या मतलब है, टिलेज बहुत ही ज्यादा कम की जाती है, बस उतनी ही जिससे कि हमें क्या हो, एक अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए और ज्यादा हाई कॉस्ट हमारी इनपुट भी ना रहे और आउटपुट भी हमारी जो है वो अच्छी मिले। ओके, उसे मिनिमम टिलेज कहते हैं। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है टिलेज ऑपरेशन इज डन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। मिनिमम टिलेज में, टिलेज कब की जाती है, मिनिमम टिलेज में बोला टिलेज की जाती है, बट जब सीड बेड प्रिपरेशन करनी होती है ना, जो क्यारियां बनानी होती है या फिर सीड को ग्रो करने के लिए जो सीड बेड बनाई जाती है, उसी के लिए बस उतनी ही टाइम के लिए सीड जो हमारी टिलेज है उसे हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, टिलेज अपनाई जाती है। ओके, और जीरो टिलेज में हमने पढ़ा था कि 50 से 100% जो रेजिड्यू था, जो शेष थे, वो कहाँ पे थे, सॉइल के ऊपर रह जाते थे, सॉइल सरफेस पे। मिनिमम टिलेज में क्या होता है, 30 से 50%। ओके, 30 से 50% रेजिड्यू जो है वो कहाँ पे रहते हैं, सॉइल सरफेस के ऊपर रहते हैं। इट इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू इन सिटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेजिड्यू। ये क्या करता है, सॉइल की कंडीशन को क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है, क्योंकि जो सॉइल के रेजिड्यू होते हैं ना लास्ट ईयर की क्रॉप के, वो वहीं पे रहते हैं उसी सॉइल पे और वहीं पे डिकम्पोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ओके, और उसके बाद में है वीड।
कंट्रोल कैन बी डन बाय हर्बिसाइड, और इसमें भी किससे कंट्रोल करती हैं, खरपतवारों को हर्बिसाइड से यूज किया कंट्रोल किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, ये बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, 1 सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ इज वार्मथ फ्रॉम सन हीट, सन हीट यानी कि सूरज से आने वाली जो हीट है उससे क्या होता है, अर्थ की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा वार्म हो जाती है। ओके सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ये बोला अर्थ अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि जो सन होता है, जो सूरज होता है, उससे जो रेडिएशन आती है ना, जो हीट हमें मिलती है या फिर जो रेडिएशन, जो किरणें होती है, जो सोइल की सरफेस पे आती है और उसके बाद में सोइल की सरफेस से टकरा के क्या होती है, वापस ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये बोल रही है कि वो जो रिफ्लेक्ट होती है ना, वो किस फॉर्म में वापस रिफ्लेक्ट होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस जाती है। बट ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, ग्रीन हाउस गैसेस है CO2 जो कि 55%, ग्रीन हाउस में क्या है, CO2 कितनी होती है 55%, मैथेन 25%, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलती हैं वो 11% और N2O जो होती है वो 4%। ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। ओके, तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और ये गैसें कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में हमारे चारों ओर पाई जाती है, और ट्रांसमिट द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। ओके, और दीज रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड कीप्स इट वार्मर, और ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है वो कहाँ पे पड़ती है, अर्थ सरफेस पे पड़ती है और क्या कर देती है, उसे गर्म कर देती है, वार्म कर देती है। दिस इज अ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसे ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो आती कहाँ से है, ग्रीन हाउस में जो गैसेस होती हैं उनका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आती है। तो फर्स्टली है आपका कि 1 सेकेंड, इन डेवलप्ड कंट्री, जो पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है उनकी अगर हम बात करें तो इमिशन और फ्रॉम जो ऑटोमोबाइल्स हैं और जो फैक्ट्रीज हैं उनसे तो हमें क्या मिलता है, CFC मिलता है, मतलब कि हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है वो कहाँ से मिलती है, ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्रीज से क्या मिलती है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिलती है। इन डेवलपिंग कंट्री डिफोर्टेशन क्या होता है, डिफोर्टेशन का मीन है जो फॉरेस्ट होती हैं, ठीक है, जो हमारे जंगल होते हैं उनको काट देना, पेड़ों को काट देना, और उससे क्या होती है, CO2 का लेवल जो होता है वो क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। और मैथेन गैस फ्रॉम पैडी फील्ड, और मैथेन जो गैस है वो कहाँ से मिलती है, पैडी फील्ड। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि पैडी के फील्ड से, राइस के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, मैथेन गैस निकलती है। ओके, तो मैथेन गैस कहाँ से मिलती है, पैडी फील्ड से मिलती है। CO2 कहाँ से मिलती है, डिफोर्टेशन से, जंगल के काट देने से, जंगलों के काट देने से क्या होगा, CO2 का लेवल जो है वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। और लाइफ स्टॉक एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O जो है वो कहाँ से मिलती है, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक जो है नाइट्रोजन बेस्ड, उनसे मिलती है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वर्ल्ड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में और वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, जो प्रभाव पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है। इंक्रीज ओवरऑल टेम्परेचर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अर्थ सरफेस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो चुका है, कितना, 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फर्स्ट ऑन सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी में कितना हुआ, मतलब कि 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो क्या है, इंक्रीज हुआ है। और ये एक फोरकास्टिंग है, भविष्यवाणी है कि नेक्स्ट सेंचुरी में, आगे आने वाली सेंचुरी में क्या होगा, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये राइज हो सकता है, क्या, टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है। ओके, कोज चेंजेस इन क्लाइमेट ट्रमेंडसली, यानी कि क्लाइमेट में भी चेंजेस आ सकते हैं। रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस, और जो आइस है वो क्या होगी, मेल्ट होने लग जाएगी पोलर रीजन के अंदर। इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग एंड कोस्टल एरिया, और सी लेवल जो है वो सबमर्ज एरिया है, जो है कोस्टल एरिया है, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। ड्रॉट इन वार्मर रीजन, और जो गर्म क्षेत्र है, बहुत ज्यादा गर्म एरिया है, रीजन है, वहां पे क्या होगा, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। ओके,
तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी समझ नहीं आए देन वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ भी आपको बोलना है देन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बोल सकते हो। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।